नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आज राज्यसभा में नोटबंदी पर बयान दिया। मनमोहन सिंह ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रबंधन की विशाल असफलता है ये एक तरह से, और संगठित लूट खसोट जैसा मामला बनता है। उन्हीं के शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने कहा कि मॉन्यूमेंटल मिसमैनेजमेंट और ऑर्गेनाइज्ड लूट एंड लीगलाइज्ड प्लंडर का मामला है। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने जवाब दिया कि सरकार विपक्ष की राय पर गौर करने के लिए तैयार है, लेकिन संसद का काम रुकना नहीं चाहिए। जाहिर है विमुद्रीकरण के मुद्दे पर संसद में लगातार अवरोध बना हुआ है, लेकिन अब मनमोहन सिंह के बयान से क्या विपक्ष को सरकार के खिलाफ नया बल मिला है, या फिर अब सरकार के सामने आगे का रास्ता कैसे तय होगा? आने वाले हफ्ते क्या तय करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सरकार की रणनीति क्या होगी, विपक्ष क्या करेगी और संसद का पूरा सत्र किस तरह चलेगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ राजनीतिक मेहमानों में बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं सैयद जफर इस्लाम, कांग्रेस पार्टी से जल्द मेरे साथ मीम अफजल जुड़ जाएंगे, तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रोफेसर सौगता रॉय मेरे साथ जुड़ जाएंगे, और दो और खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। उषा रामनाथन हैं, इंडिपेंडेंट रिसर्चर हैं, लॉ रिसर्चर और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने लेख लिखा है खासकर डिमोनेटाइजेशन के मुद्दे पर, जो कि चर्चा को एक नया रुख दे रहा है, और इसीलिए खासकर हमने उनको स्टूडियो में बुलाया है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एडिटर हैं moneybhaskar.com के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जफ़र इस्लाम साहब, सबसे पहले मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत कम शब्दों में, बहुत कम समय लेकर जो बात उन्होंने आज कही है, आपको लगता है कि क्या सरकार नए सिरे से सोचेगी अब विमुद्रीकरण के मुद्दे पर? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने जिस तरह से बात की। पहली बात तो अगर उनको देखना चाहिए जो काला धन जमा हुआ है 2004, इसमें दुर्भाग्यपूर्ण क्या है? नहीं, 2004 से उनके ही टेन्योर में जो चीज़ को वो कंट्रोल नहीं कर पाए, आज उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके 2004 से जब वो प्रधानमंत्री थे, तो मुझे कहने में मजबूर होना पड़ेगा कि उन्होंने फैसिलिटेट किया है, जो आर्किटेक्ट थे स्कैम्स के लिए, उनको उन्होंने कहीं ना कहीं फैसिलिटेट किया। उनके निगरानी में ये सारा काम, जो जितने स्कैम्स हुए, और इनकी पार्टी जो और यूपीए गवर्नमेंट जानी जाती है पार्टी ऑफ स्कैम्स एंड स्कैमस्टर्स, इसीलिए कि उनके कार्यकाल में जितने स्कैम्स हुए हैं, चाहे वो कोल का घोटाला हुआ, चाहे वो 2G का घोटाला हो, जितने घोटाले हुए उनके, कॉमनवेल्थ के घोटाला हुआ, बहुत सारे घोटाले हुए। तो आज क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उन्हें जब कंट्रोल करना चाहिए था। जब हमारे प्रधानमंत्री ने इतना साहस भरा डिसीजन लिया, तो उसको क्रिटिसाइज़ करने के बजाय उनको सपोर्ट करना चाहिए एज ए प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी की। ठीक है, काला धन खत्म करने के लिए एक बड़ा साहस भरा कदम लिया सरकार ने। लेकिन जफर इस्लाम साहब, उन्होंने कहा है कि सैद्धांतिक रूप से वो इस पूरे कदम के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्टिव से उनको कोई समस्या नहीं है। उनका सिर्फ ये कहना है कि जिस तरह से उन्होंने शब्दों का भी बड़ा ही मुझे लगता है सतर्क होकर इस्तेमाल किया है कि उन्हें इस बात से समस्या नहीं है, यानी कि उन्हें इस विचार से समस्या नहीं है, उन्हें समस्या इस बात से है कि जिस तरह से इसको मैनेज किया गया, बिना सोचे समझे इतनी बड़ी पॉलिसी को तय किया गया। उन्होंने साफ साफ शब्दों में ये कहा है कि 50 दिन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरह से खतरनाक नतीजे हो रहे हैं आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, जो मैनेजमेंट प्रबंधन की समस्या है, उस पर उन्होंने सवाल उठाया है। जहाँ तक जो मैनेजमेंट की बात है, इम्प्लीमेंटेशन की बात है, वो हमारे सरकार ने बार बार आश्वासन दिया है कि, और प्रधानमंत्री ने खुद अपने लहजे में कहा है कि 50 दिन मुझे चाहिए इसके लिए, और वित्त मंत्री ने कई बार इस बारे में दोहराया कि 50 दिन से शायद पहले ही ये सारी चीज़ जो है स्टेबलाइज हो जाएंगी। जो करेंसी जो सिस्टम में आना चाहिए, उसको कैलिब्रेटेड मैनर में करेंसी आ रही है सिस्टम में। एक साथ अगर एक करेंसी को रिप्लेस करके दूसरी करेंसी दे दो, नई करेंसी, तो शायद जो हमारा जो मकसद था और एम था इस पूरे डिमोनेटाइजेशन को करने के लिए, वो डिफीट हो जाता। तो हमने सोची समझी नीति और रणनीति के हिसाब से ये काम किया है, और मुझे लगता है कि देश की जनता हमारे साथ है, देश की जनता खुश है। हाँ, वो लोग नाखुश हैं जिनको आप ऐप के नतीजे का जिक्र कर रहे हैं प्रधानमंत्री? आप अवे फ्रॉम ऐप ऑल्सो, अगर आप ऐसे किसी को तकलीफ हो रोड पे, तो आप रोड पे आप देखिए थोड़े दिन लेकिन क्या ये पैमाना कैसे तय हो गया कि जनता आपके साथ है, कैसे तय हुआ? ये पैमाना तो ये अपने आप में ये है कि अगर आप देखिए लोग लाइन में खड़े, आप उनसे इंटरव्यू कर लीजिए, लोग खुश हैं। मैं खुद कितनी जगह गया हूँ, कितने लगता है राज्यसभा टीवी की रिपोर्ट्स आपने देखी नहीं है।
ये राज्यसभा टीवी की रिपोर्ट हो सकती है कि विपरीत हो सकती है, चलिए, लेकिन मैं एक वापस आम आती जनता हूँ। की जो भावना है जी हाँ, उससे ठीक है। वो बिल्कुल सरकार के चलिए, साथ आपकी है। बात का जवाब ले लेती हूँ। मीम अफजल साहब, ये बताइए कि जिस तरह से कह रहे हैं अभी ज़फ़र इस्लाम, और कहीं ना कहीं जायज़ बात है उनकी, कि लगभग यूपीए 2 में जो बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा, बीजेपी के लिए जो रास्ता तैयार किया आपने, कहीं ना कहीं यूपीए 2 की पूरी इमेज बन गई थी कि भ्रष्टाचारी सरकार है, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। तो किस मुंह के साथ जो है आज प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं वो खड़े हुए राज्यसभा में, उन्होंने ये कहा कि मिसमैनेजमेंट हुआ, भ्रष्टाचार के लिए तैयार हो रहा रास्ता, ऑर्गेनाइज लूट है, इन शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर पाए वो? एक तो मैं आपको बता दूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह इकोनॉमिक एक्सपर्ट आज से नहीं है, 1991 से बहुत पहले से आरबीआई के गवर्नर रहे, वर्ल्ड बैंक में उन्होंने काम किया, और उनको आज सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक बेहतरीन इकोनॉमिस्ट के तौर पर देखा जाता है, चूँकि हिंदुस्तान की पूरी इकोनॉमी को जो लिबरलाइजेशन किया ये उन्हीं की देन है। जफ़र साहब अभी कह रहे थे कि उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए हैं, मैं उनका पहला जुमला पढ़ के सुनाता हूँ आपको। Prime Minister has been arguing that this is the way to curb black money, to prevent growth of forfeiture, currency notes, and also to help in control of terrorist finance activities. I do disagree with the objective. I do not disagree with the objective, but I do want to point out that in the process of demonetization, मीम अफजल साहब, ये सब बातें हमें मालूम है। monumental mismanagement has मीम been अफजल साहब, इस undertaken. बात को कई घंटे गुजर चुके हैं, देश इस पर चर्चा कर चुका है। मैं आपका नजरिया जानना चाहती हूँ, ये सब हमें मालूम हमने है। ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर हमने कोई एतराज नहीं किया। ये भी बात हो चुकी है, मैं आगे की बात पूछ रही हूँ कांग्रेस पार्टी ने अभी आपसे। तक कोई एतराज जिम्मेदार तो वही है ना। नहीं, ये बात हो चुकी है मीम अफजल मीम साहब, मैं अफजल साहब। आगे की बात पूछ रही हूँ, माफ कीजिएगा, उन्हें बोलने दीजिए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की टैक्टिक्स है कि जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो ये पुरानी सरकार के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं और ये समझते हैं कि इससे बचकर निकल जाएंगे। और दूसरी बात जो आपने भी कहा कि राज्यसभा की आपने रिपोर्ट नहीं देखी, आपके भी कैमरामैन गए, एक तबका मीडिया का बराबर इस काम में लगा हुआ है कि सरकार को सपोर्ट करे, और बहुत शर्मनाक हद तक वो सपोर्ट कर रहा है, शर्मनाक हद तक। मैं बुनियादी तौर पर जर्नलिस्ट हूं, बाद में पॉलिटिक्स में आया, डिप्लोमेसी में गया, मैंने देश के अंदर जर्नलिज्म की इतनी बुरी हालत नहीं देखी जो आज हो रही है। माफ कीजिएगा, जिस तरह से ढिठाई के साथ आम लोगों को नजरअंदाज करके। मीम साहब माफ करिएगा, पत्रकारिता की दशा पे फिर चर्चा करेंगे। बड़ा इशू बनता है। मीम अफजल साहब माफ करिए, इस वक्त पत्रकारिता पे आज चर्चा नहीं है। मैं आज आपसे नोटबंदी के मुद्दे पर, चैनल ने इसको इशू नहीं बनाया। जी हाँ मीम अफजल साहब, मेरी बात सुनिए। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर बीजेपी अगर कच्चा चिट्टा खोल रही है कांग्रेस पार्टी का, तो इसमें क्या हर्ज है? यही तो राजनीति है कि आखिर अगर आप बयान दे रहे हैं तो 10 सालों में आपने क्या किया और अब आपके पास रोड मैप क्या है? हमारे पास रोड मैप है, आवाम को जो तकलीफ हो रही है हम उसको दूर करना चाहते हैं। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आखिर में सजेशन भी दिया है, वो गैर जिम्मेदार आदमी नहीं है जिसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं जफर इस्लाम साहब। कम से कम डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से स्कीम का ऐलान किया, जाहिर है उसके बाद मेरा ख्याल है कि आज तक 21 ऑर्डर्स आ चुके हैं, अभी बल्कि 22वां आया, 25वां ऑर्डर आया, 26वां भी आया है। तो आपको रोजाना एक ऑर्डर नया निकालना पड़ता है, चूंकि आप जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कोप अप नहीं करने पा रहे। ठीक है। और मैं एक बात पूछना चाहता हूं, पता नहीं जफर इस्लाम साहब के पास है और आपके इकोनॉमिस्ट हैं, जवाब देंगे। मैं तो बहुत ज्यादा इकोनॉमी के बारे में जानता नहीं। चलिए मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ। एक बात पूछना चाहता हूँ, समय मेरे पास कम है, मैं चाहती हूँ कि जवाब छोटे रहें और सवाल ज्यादा पूछे जाएं, क्योंकि लोग सवाल जानना चाहते हैं। मैं आती हूँ आपकी तरफ, लेकिन प्रोफेसर सौगत रॉय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। छोटी सी टिप्पणी मैं उनसे लेना चाहती हूँ, फिर दोनों खास मेहमानों की तरफ यहाँ लौटूंगी और इस मुद्दे को बेहतर तरीके से राजनीति से परे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अगर राजनीति हो भी रही है तो कम से कम ठोस मुद्दे पर, ठोस बुनियाद पर राजनीति हो। प्रोफेसर सौगत रॉय, ये बताइए, फिलहाल कि ममता बनर्जी ने ये कहा है कि आपने जो है हिटलर से भी ज्यादा तबाही मचाई है, और ये भी कहा कि जो स्विस बैंक में पैसा जमा है वो आप नहीं निकाल पाए, काला धन नहीं निकाल पाए, तो आप जो है सफेद धन लोगों को नहीं लेने दे रहे हैं, जो उनका अपना धन है, असुविधा हो रही है। क्या वाकई भाषा का स्तर यही रहेगा? क्या संसद में इस तरह के बयान सुनने को मिलेंगे या आपको लगता है कि ये सही है, जायज है?
नहीं, फिर से सवाल जरा बोलिए। जी, मैं पूछना ये चाह रही थी कि हिटलर से तुलना की गई है कि आपने हिटलर से भी ज्यादा तबाही ला दी है और काला धन चूंकि नहीं मिल पा रहा है इसलिए लोगों का सफेद धन भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। चलिए, दूसरा जो पार्ट है स्टेटमेंट का उससे हम सहमत हो सकते हैं, लेकिन हिटलर जैसे शब्दों का इस्तेमाल, क्या इसे माना जाए कि ये ठीक है? मैं तो मानता हूँ ठीक है, क्योंकि मोदी जी जो किया, हमारा पूरा आर्थिक स्थिति को अकेला बिगाड़ दिया, तहस नहस कर दिया, और ये फिनेंशियल इमरजेंसी देश में लगा दिया विदाउट हैविंग इमरजेंसी पावर्स। जो किया बहुत नुकसान पहुंचाया। और डिमोनेटाइजेशन तो हिटलर किया था, मुसोलिनी किया था, ये नरेंद्र मोदी भी ऐसा किया है। तो हिटलर के साथ तुलना कुछ खराब नहीं है। और पॉलिटिक्स में बराबर एक तो हाइपरबोल का जगह है, ये हाइपरबोल हो सकता है, लेकिन ये तो सही इल्जाम है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। ना बोले, ना कोई तैयारी किए, अचानक इतना बड़ा एक ठो कदम उठा लिए। लोगों को बहुत नुकसान हुआ, बहुत मुसीबत हो रहा है, 70 लोग का मौत हो रहा है। देश में एक पर एक छोटा इंडस्ट्री, छोटा बिजनेस, फार्मर, डेली वेज अर्नर, सब लोग बहुत मुश्किल में है। तो ममता जी जो बोली है ठीक बोली है। तो यानी आप ये कह रहे हैं प्रोफेसर रॉय, मैं संक्षेप में जानना चाहती हूँ कि न सिर्फ कि इसका प्रबंधन, मैनेजमेंट जिस तरह से हुआ है, जिस तरह से ये रोल आउट हुआ है, बल्कि आप सैद्धांतिक रूप से नोटबंदी के डीमोनेटाइजेशन के खिलाफ हैं। मुझे पूछ रहे हैं? जी जी। हम लोग तो सैद्धांतिक रूप से डिमोनेटाइजेशन का खिलाफ है। हम तो चाहते हैं कि इसको रोल बैक किया जाए। हम ये नहीं मानते हैं कि डिमोनेटाइजेशन होने से देश से सब काला धन निकल जाएगा। हम तो पूछने चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर को, वो विदेश से काला धन नहीं वापस ला पाए क्यों? कितना रुपया विदेश से काला धन वो लोग वापस लाए? तो मैं तो ये पूछने चाहता हूं सैद्धांतिक रूप से कि ऐसा क्यों करना जरूरी था? इतना अचानक पूरा हिंदुस्तान को मुसीबत के में डाल के इससे क्या फायदा होगा? उल्टा तरफ ये सिद्धांत से हमारा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2% घट जाएगा, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आज बताए हैं। तो ये बहुत ही खराब सिद्धांत है। हम लोग तो इसका पूरा रोल बैक चाहते हैं। ठीक है। हम नहीं समझते हैं कि केवल एक नोटबंदी से काले धन का समस्या सल्टा जाता। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई है और फिलहाल मैं कोशिश करूंगी कि वापस दूसरे सवालों के साथ आपकी तरफ जाऊं। अनुरोध करूंगी कि मेहमान जो हैं छोटे रखेंगे अपने जवाब। उषा रामनाथन, ये बताइए, पहले तो मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूं कि मनमोहन सिंह न सिर्फ के पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री जाने माने रहे, रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, बल्कि एक तरह से माना जाता है कि जिस तरह का भारत आज हम देख रहे हैं, आर्थिक भारत जो हम देखते हैं, जो रिफॉर्म्स रहे हैं, उनके भी आर्किटेक्ट माने जाते हैं। तो फिलहाल ऐसा व्यक्ति जब इस तरह की बात कहता है कि लेकिन वो सैद्धांतिक रूप से खिलाफ नहीं है, ये बात उन्होंने साफ साफ कही है, क्या आपको लगता है कि वाकई जो बात वो कह रहे हैं उसमें दम है? पॉलिटिकली जो पॉलिटिक्स में है, आई थिंक टीएमसी एक एक्सेप्शन है। बाकी लोग लग रहा है कि डर रहे हैं ये कहने के लिए कि वो सैद्धांतिक रूप से इसके साथ नहीं है। आई एम नॉट इन एनी पॉलिटिकल पार्टी, सो आई एम एन इंडिपेंडेंट पर्सन हु इज़ वॉचिंग जो चीज़ हो रहा है, एंड सो आई कैन स्पीक माई माइंड। 2-3 चीज़ है इसमें। पहली चीज़ ये है कि ये एंडिंग ब्लैक मनी, I think there is a problem between understanding black money or black economy, and they are two different things. I think enough economists have told us कि ये black money end करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि a lot of the black money is sitting in other banks outside, they are sitting in Mauritius, they are sitting in different places. बहुत सारी जो black money से मिला है वो that is sitting in assets, it's not sitting as black money in. So I'm not sure that this makes any sense at all. दूसरी चीज़ ये है कि ये corporate relationship with the state में इतना सारा, it's not only non-performing assets, so many things are being handed over and there is so much forgiveness that there exists with corporations. It looks like people के ऊपर दबाव डालते रहेंगे, लेकिन corporations are going to be perpetually protected. Dr. Manmohan Singh brought in one set of reforms which I find have proved to be the biggest problem and the biggest threat to this country today. And that threat actually has to do with something I've been studying for so many years now. और उनके पैमाने से भी ये ठीक नहीं है। आप ये कह रही हैं कि उन्होंने ठीक नहीं किया, उनके पैमाने से भी ये कदम ठीक नहीं है। उन्होंने शुरुआत किया उसका, अभी पता नहीं कहाँ जा रहा है, मतलब पता है कि कहाँ जा रहा है।
मेरा चिंता ये भी है कि जहाँ देखना चाहिए वहाँ हम नहीं देख रहे हैं। मतलब यहाँ तो ज़रूर देखना है कि आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव यूनिलैटरल पावर टू डिसाइड that people should sacrifice everything and give things to him. एक बात जो आपने अपने लेख में लिखी वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपने ये कहा कि कुछ जो है चुनिंदा लोग जो हैं वो पूरे 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ लोगों का जो है अरब लोगों का जो है भविष्य तय कर देना चाहते हैं। ये कैसे कह रही हैं आप? यही कह रही हूँ that if you actually go to YouTube and read books and see what has been happening with the UID project, actually आप देखेंगे तो ये UIDAI में जो भी थे, they have got down from the UIDA, Mr. Nilekani, Mr. Pramod Verma, Mr. Sanjay Jain. They have all been working now with NPCI, National Payments Corporation of India. National Payments Corporation of India जो रुपे कार्ड अभी लाया है और जो रिटेल बैंकिंग में एंटर किया है और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लाए हैं, it is not under the Reserve Bank of India. It's a company registered under the Companies Act. So they are independent of the government. जब ये लोग उसमें से उतर के आए हैं, they actually say this, you can hear it, that जब UIDAI में थे वो थोड़ा मुश्किल था क्योंकि वहाँ पर RTA लगा था, CAG थे, CVC थे, we didn't want all this, so हम volunteer करके यहाँ से हम programs बनाएंगे और हम वापस government को वो देंगे. So it will take me some time to explain the full process, and I know we don't have that time. But I really think if people want to know where this advice is coming from, and they tell you, Pramod Verma in one of his lectures that he's giving, he says that, you know, we have been evangelizing the state, that they should, the government, that they should adopt all these things. We go from the law ministry to, you know, every other ministry, and we evangelize. We are making them change. Now, I want to say one thing quickly. That is that if you listen to Mr. Nilekani, and he has come back like the UID, he has come back as the voice of this change. And he has been saying that the banking industry may have to, you know, find itself in some kind of trouble because आप UID प्रोजेक्ट को आप इससे जोड़ रही हैं। क्योंकि fintech companies इसके पीछे हैं. Those who want to set up fintech companies, those who want to make it virtual banking, क्योंकि ये कहते हैं कि अभी India is data poor. Within a couple of years we want it to be data rich, which means every individual का हर एक detail उनको पता होना चाहिए, and that will be through fintech companies who will not charge you any kind of anything for your services, but will ask for rich information about you. And this is being done. You hear Mr. Jaitley say cashless. You hear Mr. Amitabh Khan say cashless. You hear Mr. Modi say cashless. Do they even have any conception of the kind of? नया शब्द है, आप ठीक कह रही हैं, जो I'm sorry, but you have to investigate this. And we are sitting here talking about whether Mr. Modi should sit here or sit there. I don't think it's that simple. I want to know who are the people who've had access to give advice on this. ठीक है, How many times have they met? हरवीर सिंह, ये बताइए, फिलहाल थोड़ा संसद पे वापस लौटते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर विपक्ष का जो रुख नजर आ रहा है, मुझे ये समझाइए कि क्यों विपक्षी दल जो हैं अलग-अलग दल कमोबेश अलग-अलग भाषाएं बोलते नजर आ रहे हैं। जेडीयू कुछ और कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का रुख फिलहाल अलग नजर आ रहा है। यहाँ तक कह दिया है कांग्रेस पार्टी ने कि अगर जेडीयू का रुख यही रहता है तो बिहार के महागठबंधन से बाहर निकल आएंगे हम। अब तृणमूल कांग्रेस का बिल्कुल एक तरह से रेडिकल रुख है अलग। क्या ऐसे में ये बीजेपी को फायदा पहुंचेगा संसद में? आपको लगता है कि चूंकि विपक्ष जो है वो एकजुट नजर नहीं आ रहा? मेरे ख्याल से कल जिस तरीके से विपक्ष के 200 सांसदों ने एक साथ खड़े होकर के इसका विरोध किया और आगे का एजेंडा जो तय किया है 28 तारीख से, तो ये इतना आसान तो नहीं कह सकते हम कि सरकार बीजेपी के लिए इतना आसान रास्ता होगा, क्योंकि जब डिबेट शुरू हुई, मनमोहन सिंह का भाषण हुआ और उसके बाद कुछ और वक्त बोले विपक्ष के लोग और प्रधानमंत्री राज्यसभा से चले गए। उसके बाद हाउस को एडजॉर्न करना पड़ा क्योंकि विपक्ष की मांग थी कि प्रधानमंत्री हमारी बातों को यहाँ बैठ करके सुने, क्योंकि ये काफ़ी हद तक इस्टेब्लिश होता जा रहा है कि ये सिर्फ कुछ लोगों का फैसला था। बाद में कैबिनेट के बीच में बातें आई, जो भी हुआ, और जिस तरीके की खबरें हुई कि ये भी हुआ कि साहब कैबिनेट को जब तक भाषण ख़त्म नहीं हो गया उनको अंदर ही रहे वो लोग, जो भी मीडिया में जिस तरीके से लीक हुआ या खबरें डाली गई। तो अब विपक्ष इस बात में बिल्कुल जायज़ है कि जिन कुछ लोगों ने फैसला लिया और जिस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं और वो जो कहना चाहते हैं वो लोग उनको सुने, प्रधानमंत्री सुने और जवाब दें। तो इसलिए मैं नहीं मानता कि कोई ऐसी, ये हो सकता है जैसे कि टीएमसी का क्लियर कट कहना है कि ये वापस होना चाहिए, लगभग यही रुख आपका आम आदमी पार्टी का है। जेडीयू पहले से ही नीतीश कुमार ने कुछ अलग लाइन लिया था, ये अभी बहुत स्पष्ट नहीं है कि वो क्या वजह है उसके पीछे, लेकिन उनकी तरफ से भी पार्टी में शरद यादव बड़े मुखर होकर के इसका विरोध करते हैं, तो उसी पार्टी में इस तरह की स्थिति है। तो लेकिन ये जो छोटा छोटा सा मतभेद
इस बड़े इशू के ऊपर, मुझे लगता है कि कोई बड़ा एडवांटेज बीजेपी को या सत्ता पक्ष को नहीं मिलने वाला है। लेकिन हरवीर जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कि समय कम है और सवाल बहुत ज़्यादा है कि ये बताइए कि जनता का रुख क्या है, ये जानने का मौका कैसे मिलेगा? ये बात सच है कि आज के दौर में मीडिया जिस तरह से बटा हुआ है, अलग अलग तरीके से हमें जो है ओपिनियंस मिल रहे हैं। एक आप टीवी चैनल खोलिए, अखबार खोलिए तो अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स हमें मिलेंगी। ऐसे में प्रधानमंत्री ने अपना खुद का ऐप शुरू किया है, जानने की कोशिश की कि क्या कह रहे हैं लोग। हम ये कैसे जानेंगे कि आखिर ये काम एक बड़ा विचार है? ये कहा जाता है, खासकर जो बीजेपी के समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि बड़े विचार को लेकर रेजिस्टेंस होता है सोसाइटी में, एक नया भारत बनाने की बात हो रही है। तो क्या वाकई ये इतना बड़ा विचार है और लोग इस विचार को खरीद रहे हैं या मान रहे हैं, आपको लगता है? देखिए, मेरे ख्याल से ये अर्ध सत्य की तरह से है कि एक तो मीडिया बहुत अनफॉर्चुनेट है कि मीडिया अभी कमेंटेटिव ज़्यादा हो गया है और जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, मीडिया का काम है सच्चाई बताना, वो क्या है क्या नहीं, तथ्य नहीं आ रहे हैं। तथ्य उस तरीके से नहीं आ रहे हैं। और ख़ास तौर से लोग दूर दराज में जो ज़्यादा बुरी तरीके से प्रभावित तबका इसका है, ख़ास तौर से जिनके पास सेमी apps अर्बन नहीं है और खासकर। रूरल एरियाज़ में। ऐप्स तो देखिए, क्योंकि उनका जो फॉलोअर्स है वही उस ऐप पे हैं और वो एक अलग, उसको लेकर के अलग डिबेट शुरू हो गई है कि क्या नतीजा आया क्या नहीं आया। लेकिन सवाल ये है कि विचार तो बड़ा है, क्योंकि इतना बड़ा जिसने पूरे देश में हलचल मचा दिया है। देश का जो लोग थोड़ा सा भी समझते हैं, 8-10 साल का भी बच्चा होगा और उससे लेकर के जिन लोगों को समझ है जिस एज में भी, वो सब समझ गए कि क्या हुआ है। लेकिन जैसे आपने कहा कि ये कैसे असेस होगा कि ये क्या सही है, लोग साथ में हैं क्या, ये असेस होने में शायद थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि अभी जो है 15 दिन हुए हैं, 16 दिन हुए हैं, तकलीफ़ें अपनी तरह से हैं। तमाम सारी चीज़ें, दुनिया के जितने बड़े इकोनॉमिस्ट और जो कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं या क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, सब एक मत पर जरूर आ गए कि इससे इंडिया की इकोनॉमी को बड़ा धक्का लगेगा और ये नीचे जाएगा। रुपया आपका कमजोर होना, स्टॉक मार्केट गिर रहा है, नहीं, कॉन्फिडेंट, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। क्योंकि अगर आपने इतना बड़ा फैसला लिया और अगर आप कॉन्फिडेंस पब्लिकली लूज करने लगेंगे तो शायद ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरा मानना है कि अभी जो कुछ चुनाव आने वाले हैं राज्यों में, हो सकता है उसके पहले बजट आए तो तब जाकर के स्थिति और साफ कि आपका जो है आंतरिक असेसमेंट क्या है, आकलन क्या है, चुनाव में फायदा होना चाहिए। पहले ये बात सर्जिकल स्ट्राइक पे पूछी जा रही थी तो लगातार आपके नेताओं ने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक जो पाकिस्तान के खिलाफ हुई थी उसमें हमें फायदा होगा, ऑन रिकॉर्ड कहा उन्होंने ये। अब ये दूसरी जिसको आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा रहा है, क्या इसका फायदा होगा यूपी में आपको? पहली बात तो ये सर्जिकल स्ट्राइक, इसका वर्ड गलत है इस्तेमाल करना। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट है हाइपर बोल का जमाना है अभी, सौगत रॉय कह रहे हैं हाइपर बोल इस्तेमाल हो रहे हैं। नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये इस देश के हित में किया गया है। इससे कोई पॉलिटिकल फ़ायदा होगा, इलेक्शन में फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, इसके बारे में तो हम चिंता ही नहीं कर रहे हैं। ना तो प्रधानमंत्री ने उस चिंता करते हुए इसका डिसीजन लिया। देश को फ़ायदा होगा उसको ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया। It will only benefit the common citizen of this country. It will benefit the nation, and that is what our premise, and based on that we have taken this call. So it is very unfair to some political parties are taking a stand, जो कि गलत है। हमारा कोई ना तो इलेक्शन को देख रहे हैं, ना इलेक्शन पे नज़र है। हमारे इलेक्शन अपनी जगह पे है, वो हम इलेक्शन में लड़ेंगे। हम हमारा नहीं, जो मनमोहन सिंह ने कहा कि इससे एग्रीकल्चर पे असर पड़ेगा, स्मॉल बिजनेस पे असर पड़ेगा, और इतना बड़ा जो इनफॉर्मल सेक्टर है उन्होंने आपकी जो आलोचना है, अगर उसका ध्यान रखते हुए अगर आप ही की आलोचना को देखें तो हमें इलेक्शन के लिए तो ऐसे डिसीजन लेने ही नहीं चाहिए इलेक्शन से पहले। ये सबसे पहली बात है। तो ये तो जाहिर कर देता है कि देश के हित में फैसला लिया गया है, इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जहाँ तक जीडीपी का बात है, जीडीपी की बात है, देखिए जीडीपी में थोड़ा सा कम आएगा, 2% आएगा, मनमोहन सिंह जी कह रहे हैं 3% आएगा, वो अलग बात है। देखिए पूरे ग्लोबल एजेंसीज जो है, मल्टीलैटरल एजेंसीज ने उन्होंने वैलिडेट किया इस हमारे डिसीजन को, कहा बड़ा ऐतिहासिक और साहस भरा कदम है। तो उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट किया इस इनिशिएटिव को, और उनको मालूम है कि इस जो एक थोड़ा सा डीप आएगा उसके बाद बिल्कुल जो अपवर्ड स्विंग देखेगा जीडीपी ग्रोथ में बहुत ही अच्छा होगा। देखिए, मैं एक पॉइंट यहाँ बोलना चाहता हूँ कि न्यू सीरीज में जो हम जीडीपी 7.4 ये देख रहे थे, ग्लोबली इकोनॉमिस्ट आर सेइंग कि हमारा जो जीडीपी है करीब 5% पे है, और अब अगर उसमें 1-1.5% की भी कमी आ जाती है तो हम लोग अर्ली 90s के दौर में अपनी इकोनॉमी को ले जाएंगे, जब जॉब लॉस हो रहा है और आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ऐसे में ये कितना घातक साबित होगा ये आने वाले दिनों में पता आखिरी 20 सेकंड है मेरे पास। जी, मैं आरफा जी एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगा, चूँकि इकोनॉमिस्ट बैठे हैं। तो देखिए, जो एक अनुमान लगाया जा रहा है, वो लगाया जा रहा है 3-4 लाख करोड़ रुपया जो है वो ब्लैक मनी जो है वो नहीं आएगी, और वो जाहिर है कि अगर वो नहीं आती है तो उसको ब्लैक मनी मान करके हम ये समझेंगे कि वो पैसा सरकार ने हासिल कर लिया।
इसके मुकाबले में 80 लाख करोड़ रुपया जिसका दावा बीजेपी करती थी बाहर मुल्कों में है, अगर उससे तुलना की जाए तो मेरी समझ में नहीं आता कि उस दूसरे पैसे के आए बगैर इस 4 लाख करोड़ से आवाम का क्या फायदा होने वाला है। एक पॉइंट मैं और बताना चाहता हूं कि 4 लाख करोड़ के आने की तो बड़ी उम्मीद दिखाई दे रही है कि ये ब्लैक मनी पकड़ लेंगे आप, लेकिन इस प्रोसेस में आपके मिसमैनेजमेंट के नतीजे में देश में जो नुकसान कारोबार को हुआ है, दुकानें खाली हैं, ग्राहक कोई नजर नहीं आ रहा। ठीक है अजहर साहब, समझ गए आपकी बात। और ये सवाल कई दिन से पूछे जा रहे हैं, माफ कीजिएगा, समय मेरे पास बिल्कुल समाप्त हो चुका है। मुझे मालूम है कि सवाल जो है बहुत ज्यादा हैं, जवाब देने के लिए हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।